आप लोग अपने माइंड में बैठा ले। एक्चुअली ऑफलाइन में पढ़ना समहाउ इजी होता है, बट ऑनलाइन में कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है हमें। तो जो भी मैं नोट डाउन करूंगा, आई मीन मैं पूरा डिटेल में नोट डाउन करूंगा, मैं कोई शॉर्टकट में नहीं जाऊंगा। जो भी मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा या फिर कुछ भी पॉइंट्स लिखवाऊंगा वो खुद का एक स्टेटमेंट में लिखूंगा व्हाइट बोर्ड में, राइट। तो दो ऑप्शंस आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो जैसा मैं लिख रहा हूं उसके बाद आप नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। या फिर चाहें आप तो या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने स्क्रीन का, और उसके बाद अपना फेयर कॉपी में उसको फेयर कर सकते हैं। तो इससे ऐसे करने से आपका टाइम का भी बचत होगा समहाउ, राइट। तो इस वजह से आप पढ़ सकते हैं। तो मैं पर्सनली जो सजेस्ट करता हूँ कैंडिडेट को, वो बेसिकली एक अभी जो आपके पास जो कॉपी आप अपने रखा होगा, आपने अपना जो कॉपी रखा होगा वो एज ए रफ कॉपी मैं समझता हूँ, और सजेशन भी देता हूँ कैंडिडेट को कि इसे रफ कॉपी आप समझो। जो भी बताया जा रहा है वो पहले लिख लो आप अपने कॉपी में। उसके बाद एक फेयर कॉपी डिजाइन करो, ताकि जो आपने लिखा है या फिर जो भी अपने क्लास में पढ़ा है उसे आप अपने लैंग्वेज में कंप्लीट करने का कोशिश करो। ऐसे करने से आपको रिवीजन होगा, और रिवीजन होने से आपके माइंड में जाएगा और कॉन्सेप्ट याद रहेगा, राइट। क्योंकि अगर आप जिस कॉपी में अभी लिख रहे हो उस कॉपी को ही अगर आप अपना फेयर कॉपी बना दिया तो समहाउ आप वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, आपको रिवाइज नहीं कर पाओगे आप, है ना। आज के बिजी शेड्यूल में कोई रिवीजन नहीं करता है, बहुत फेयर चांस होता है, बहुत कम चांस होता है। पहले क्या होता था कि लोग लिख लिख के कॉपियां खत्म करते थे, कलम पेन खत्म करते थे ताकि रिवाइज किया जा सके। आज के डेट में कोई नहीं करता। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप एक रफ कॉपी अपने पास रखें और एक फेयर कॉपी रखें। रफ कॉपी में अभी जो भी मैं पढ़ाऊंगा उससे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जब आप उससे फेयर ऑन करोगे तो उस कंडीशन पे आप उसको फेयर कर सकते हो, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, राइट। तो इस वे से हम लोग स्टडी करेंगे, और जहां कहीं आप लोगों को समझ में ना आए किसी भी पॉइंट पे, तो प्लीज आप बोल दीजिएगा, है ना। रेज हैंड का भी ऑप्शन है गूगल मीट में, कोई जरूरत नहीं है उसे करने का, क्लिक करने का, उतना फॉर्मेलिटी करने का। आपको लगता है कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, आप उसी टाइम पे आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। सो आप सभी को फिर से वेलकम करता हूँ। एक नया डोमेन आप सीखने जा रहे हैं समहाउ, एक जिन्हें को थोड़ा बहुत नॉलेज है, कोई डेप्थ में जा रहे हैं सीखने के लिए, राइट। तो आज का जो हमारा पहला मॉड्यूल चलेगा, जिस मॉड्यूल ये पहला मॉड्यूल हमारा एक तरीके से आप ये समझ लो कि इंट्रोडक्शन है सोलर पावर प्लांट को लेकर। हम लोग सोलर पावर प्लांट सीख रहे हैं आज के डेट में, राइट। तो सोलर पावर प्लांट क्यों सीख रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है, और पूरे वर्ल्ड में सोलर पावर प्लांट का एग्जिस्टेंस कहाँ है। अभी एक दो मॉड्यूल मैं स्लाइड से करवाऊंगा, उसके बाद बिना स्लाइड से हम लोग पढ़ेंगे, राइट। तो जो पहला टॉपिक है वो है नीड ऑफ सोलर पावर मॉड्यूल्स एंड व्हाट इज द प्लेस ऑफ पीवी इन वर्ल्ड एनर्जी सिनेरियो, राइट। दैट इज द योर फर्स्ट टॉपिक। इसका मतलब यह है कि हमारा जो सोलर पावर मॉड्यूल्स है या सोलर पावर प्लांट है, इन शॉर्ट, ये सोलर पावर प्लांट की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें, का मतलब हमारे वर्ल्ड को। और अभी जो सिनेरियो है, क्योंकि सोलर पावर प्लांट एक एनर्जी सोर्स है, राइट। तो ये सोलर पावर प्लांट, इसी तरह बहुत सारे एनर्जी सोर्स आपके पास है, थर्मल पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है आपके पास, राइट। तो इस तरह बहुत सारे एनर्जी सोर्स पावर प्लांट है। तो इन सारे सोर्स में जो आपका सोलर पावर प्लांट है ये कहां एग्जिस्ट करती है, राइट। ये कहां एग्जिस्ट करती है। तो कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग इस मॉड्यूल के कंप्लीट होते होते हम लोग सीख जाएंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक, ओके, तो सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा वो है नीड ऑफ सोलर पावर प्लांट।
नीड ऑफ सोलर पावर प्लांट। ठीक है, इसके साथ जब ये कोर्स एंड ऑफ होगा, आई मीन ये मॉड्यूल जब एंड ऑफ होगा, सॉरी, तो आप कुछ क्वेश्चन का आंसर फ्रिक्वेंटली दे सकते हैं, है ना। वो क्वेश्चन क्या क्या होगा एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं। वो क्वेश्चन होगा कि वाई सोलर पावर प्लांट। ठीक है, सोलर पावर प्लांट ही क्यों, पहला क्वेश्चन का आंसर ये दे सकते हैं। उसके बाद एस्टिमेट एनर्जी कंजप्शन इन अ कंट्री या कॉन्टिनेंट या फिर वर्ल्ड। अगर आपको किसी कंट्री का पर्टिकुलर ईयर में, मैं बोलता हूं कि 2017 में इंडिया का एनर्जी कंजप्शन कितना था, आपको कैसे मालूम चलेगा? तो इसके एस्टिमेशन आप कर सकते हो, इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। आने वाले फ्यूचर में, आज से 15 साल के बाद हमारा एनर्जी कंजप्शन कितना इंक्रीज हो जाएगा, इसका भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, राइट। उसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं समझता हूं जो पॉइंट है, एज पीवी प्लांट कैपेबल टू फुलफिल वर्ल्ड्स एनर्जी रिक्वायरमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। क्या पीवी प्लांट आज के डेट में जो वर्ल्ड की एनर्जी रिक्वायरमेंट है, वो कुछ भी हो सकता है, वो हम लोग स्टडी करेंगे कितना है और कैसे निकलता है, वो भी देखेंगे। क्या पीवी पावर प्लांट अगर हम इंस्टॉल कर देते हैं पूरे एरिया में, ठीक है, इंडिया के पूरे एरिया में मैंने इंस्टॉल कर दिया, तो क्या वर्ल्ड का एनर्जी रिक्वायरमेंट मैं फुलफिल कर सकता हूं? या फिर इसको एक और तरीके से मैं मेंशन कर सकता हूं कि कितना परसेंट, अगर मैं आज के डेट में अगर वर्ल्ड का एनर्जी जो कंजप्शन है वो कितना परसेंट हम लोग यूज कर सकते हैं ताकि हम पूरे पावर प्लांट को हम इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। कि हमारे पास सूरज के रोशनी कितना आ रहा है या सूरज का एनर्जी कितना आ रहा है और उस एनर्जी में मेरा रिक्वायरमेंट कितना हो रहा है। सपोज करते हैं कि 100 यूनिट सूरज का रोशनी आ रहा है और वर्ल्ड की एनर्जी का जो कंजप्शन हो रहा है वो 2 यूनिट हो रहा है या 3 यूनिट हो रहा है ना, तो 2% 3% है। तो ये परसेंटेज में हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि हमारे वर्ल्ड का जो एनर्जी कंजप्शन है वो कितना परसेंट हुआ है आज के डेट में, और सोलर पावर प्लांट लगाने पे क्या मैं पूरे वर्ल्ड एनर्जी के रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता हूं या नहीं कर सकता। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो आंसर होगा आप लोग समझ जाएंगे, राइट। आपसे कोई पूछे कि अच्छा ये बताओ आज 2030 चल रहा है, 2040 में एनर्जी के कंजप्शन कितना होने वाला है इंडिया में, इसका आंसर आप दे पाओगे। 2010 में कितना था, इसका आंसर दे पाओगे, राइट। दैट आंसर वुड बी ए अप्रॉक्स आंसर, नॉट ए रियलिस्टिक आंसर। एग्जैक्ट नहीं होता है, अप्रॉक्स होता है, नियर अबाउट होगा, राइट। इसका आंसर दे सकते हो। उससे पहले खासकर मैं इंटरव्यू में भी कैंडिडेट से, स्टूडेंट से पूछता हूं और मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूं, अगर मैं डिफाइन करना चाहूं कि सोलर पावर प्लांट क्या है, व्हाट इज सोलर पावर प्लांट, तो वही तो हम लोग पढ़ेंगे अभी। उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि मैं इसको डिफाइन करूं कि व्हाट इज सोलर पावर प्लांट, तो इसका डेफिनेशन हम लोग क्या दे सकते हैं? एनीवन? अब याद रखना, जब भी डेफिनेशन दो उसका वर्किंग नहीं बोलना है। कोई इसका आंसर दे पाएंगे? व्हाट इज सोलर पावर? ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेक्टिव बनाते हैं सेशन को, ऐसा नहीं किसी मैं ही बोलता चला जा रहा हूं, राइट। आप लोग भी इंटरेक्टिव बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं पूछता हूं कि सोलर पावर प्लांट क्या है, इसकी डेफिनेशन, तो क्या आंसर आ सकता है? एनीवन? कुछ कोई भी बोल सकते हैं।
सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, ओके ठीक है। और आजाद जी, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ना, ये लगता है बहुत ही इजी है, बट इसको समझने से पहले हम लोग देखते हैं कुछ चीजें कि सोलर पावर प्लांट किसे बोलते हैं। अब देखो, सोलर पावर प्लांट आपके सोलर प्लस पावर प्लस प्लांट, ये 3 चीजों से बना हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं सोलर को हटा देता हूं अभी, तो आपके पास 2 चीज बचा, एक तो बचा पावर और दूसरा बचा प्लांट, राइट। 2 चीजें बचा। अब प्लांट, प्लांट का मतलब क्या होता है, ठीक है। सोलर प्लांट है, ये थर्मल प्लांट है, ये टेक्सटाइल प्लांट है, ये आपका रबर प्लांट है, ये आपका गारमेंट प्लांट है, ये बिस्किट प्लांट है। तो प्लांट का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो प्लांट को दूसरे शब्द में हम लोग सिस्टम भी बोल सकते हैं, सिस्टम। और जो सिस्टम का डेफिनेशन होता है या फिर किसी भी प्लांट का डेफिनेशन होता है, प्लांट किसे कहते हैं, राइट, इसको समझना पड़ेगा, तब जाके हम सोलर पावर प्लांट का डेफिनेशन समझ सकते हैं आज के डेट में। जो सिस्टम होता है उसका मतलब होता है कि सपोज मुझे किसी गोल को अचीव करना है, राइट, किसी गोल को अचीव करना है। उस गोल को अचीव करने के लिए क्या सिस्टमैटिक प्रोसेस है, उससे सिस्टम बोलते हैं। व्हाट इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस टू अचीव अ गोल, राइट। ये प्रोसेस के मेथड से हो गया। सपोज मुझे मेट्रो जाना है, राइट, मेट्रो जाना है, मेट्रो में मुझे बैठना है। तो इसमें सिस्टमैटिक स्टेप्स क्या हो गए आपके। सबसे पहले आप अपने घर से निकलोगे, उसके बाद आप चेक इन करोगे मेट्रो में। मेट्रो में चेक इन करने के बाद अब आप जो टोकन लिए हो, उसके बाद उस टोकन से आप एंट्री करोगे, फिर मेट्रो में बैठोगे। तो ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है, सिस्टमैटिक स्टेप्स है। किसी भी एक स्टेप को बाईपास नहीं कर सकते, अदरवाइज आप वहां बैठ ही नहीं पाएंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले आप एंट्री कर लोगे, उसके बाद आप टोकन, उसके बाद चेक इन करोगे, तो ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। तो दैट इज द सिस्टम। उसी तरह अगर मैं प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, उसी तरह अगर मैं बात करता हूं, ओके, अगर उसी तरह अगर मैं बात करता हूं कि आपका प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, तो प्लांट क्या होता है। अब देखोगे किसी भी प्लांट को, चाहे वो किसी टेक्सटाइल का प्लांट है या फिर वो किसी भी गारमेंट का प्लांट है, अगर पावर प्लांट है वो, राइट, तो ऑब्वियस सी बात है उस प्लांट का जो आउटपुट होगा वो ऑब्वियस सी बात है पावर होगा, पावर होगा। अगर ये टेक्सटाइल प्लांट होता इन केस, तो आउटपुट टेक्सटाइल होता। अगर गारमेंट प्लांट होता तो आउटपुट गारमेंट होता, राइट। तो अगर मैं इसको समझता हूं, सपोज ये एक टेक्सटाइल प्लांट है, तो टेक्सटाइल को प्रोड्यूस करने के लिए, राइट, टेक्सटाइल को प्रोड्यूस करने के लिए हमारा सिस्टमैटिक प्रोसेस या सिस्टमैटिक स्टेप्स क्या क्या है, उसे बोलते हैं प्लांट, राइट। अगर मैं प्लांट की बात करता हूं, पावर प्लांट की, तो एक पावर को आउटपुट देने के लिए हमारा सिस्टमैटिक अप्रोच क्या क्या होता है, सिस्टमैटिक फंक्शन क्या होता है, सिस्टमैटिक कंपोनेंट्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, तब जाके हमारा पावर निकलता है। तो जो प्लांट का डेफिनेशन है या सिस्टम का डेफिनेशन है, इसका आप नोट डाउन कर सकते हो। अब इसको लिखो कि टू अचीव a to achieve a desired goal by help of systematic
प्रोसेस और arrangement of components each system, or you can say plant. ठीक है, मुझे चाय बनाना है, मैं एक प्रैक्टिकल लेके देखता, एक चाय बनाना है तो जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, सबसे पहले मुझे पतीला गैस में चढ़ाना होगा, उसमें पानी डालना पड़ेगा, उसके बाद उसमें दूध, चीनी, चाय पत्ती, उसके बाद उसको बॉईल करना पड़ेगा, फिर जाके चाय बनता है। तो मेरा जो डिजायर गोल है यहाँ पे वो चाय बनाना था, ठीक है। और जो सिस्टमैटिक प्रोसेस है या अरेंजमेंट ऑफ द कंपोनेंट्स है, हमने क्या क्या स्टेप ऑन किया हुआ है उसे बोलते हैं। तो एक प्लांट में भी सेम काम होता है, सिस्टमैटिक तरीके से ही काम होता है, तभी जाके आपके आउटपुट में टेक्सटाइल या पावर निकलता है। तो पावर प्लांट का मतलब ये होता है द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट of components to achieve a desired goal, that is a power. मीन्स पावर को अचीव करने के लिए हमने सिस्टमैटिक अरेंजमेंट क्या क्या कंपोनेंट्स का या स्टेप्स क्या क्या लिया है ताकि हमारे पास पावर आ सके, उसे पावर प्लांट बोलते हैं। क्लियर यहां तक? मैं इसे इरेज करूं, आप लोग रिस्पॉन्स देना, राइट? नहीं तो मैं इरेज कर दूंगा तो फिर आप नोट नहीं कर पाओगे। स्क्रीनशॉट ले लिया। सॉरी, इरेज कर दूं? सर स्क्रीनशॉट ले लिया ना? ऑलराइट, मुझे इंटरेक्टिव बनाओ जरा सेशन को, ताकि मुझे भी लगे कि मैं ही सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ। ओके सर, ओके। तो power plant, right? The systematic arrangement of components or say process to achieve a desired goal, that is power. ठीक है, that is known as, this is called power plant. पावर प्लांट, ये एक पावर प्लांट का डेफिनेशन हो गया। कल को कोई भी आपसे पूछे कि पावर प्लांट का क्या मतलब होता है, तो ये मतलब होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि टेक्सटाइल प्लांट का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होगा, बस चेंज कर देना, द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ प्रोसेस टू अचीव अ डिजायर्ड गोल, दैट इज टेक्सटाइल। अभी मेरा पावर प्लांट है, तो ये तो हमारा हो गया इनपुट और ये हो गया मेरा आउटपुट, और ये जो प्रोसेस हो रहा है, सिस्टमैटिक प्रोसेस हो रहा है, यही आपको सिस्टम बोला जाता है इसको, या फिर इसको प्लांट बोला जाता है, राइट? तो पावर प्लांट में एक चीज क्लियर हो गया कि मेरा आउटपुट पावर देगा, टेक्सटाइल प्लांट में एक चीज क्लियर हो गया कि मेरा जो आउटपुट होगा वो टेक्सटाइल देगा, राइट? अब देखो, किसी भी पावर प्लांट का जो नोमेनक्लेचर होता है, जो नामकरण होता है, या फिर जो उसका नाम दिया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनपुट दिया जाता है। आउटपुट हो गया यानी पावर। अब सपोज इसका अगर इनपुट कोयला है, मतलब द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स और प्रोसेस टू अचीव अ पावर बाय द हेल्प ऑफ कोल एज इट्स इनपुट, ठीक है? तो उस पावर प्लांट को क्या बोलते हैं? थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट, क्लियर? अगर मान लो आपका इनपुट हाइड्रो हो गया या पानी हो गया, वाटर हो गया, मतलब आपका जो पावर क्रिएट हो रहा है या जनरेट हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ वाटर एज इट्स इनपुट, राइट? तो इसको कौन सा पावर प्लांट बोलते हैं? हाइड्रो पावर प्लांट। क्लियर? अगर मेरा इसका इनपुट सपोज यूरेनियम है,
तो आप लोग बता पाएंगे कौन सा पावर प्लांट हो गया? एनीवन? न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर, राइट। ग्रेट, यस सुहास जी। कोई कंसर्न, एनी कंसर्न? ओके। सिमिलरली अगर आपका जो इनपुट है वो सोलर का रेडिएशन है, यानी सन रेडियंस या इरेडियंस जो बोल दो आप, तो ये हो गया हमारा सोलर पावर प्लांट। राइट। तो सोलर पावर प्लांट का जो डेफिनेशन है वो बहुत ही सिंपल है। उसको बोलते हैं द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स और प्रोसेस टू अचीव अ डिजायर गोल दैट इज पावर बाय द हेल्प ऑफ इट्स इनपुट दैट इज सोलर इरेडियंस इज नॉन एज सोलर पावर प्लांट। बहुत सारे कैंडिडेट जब मैं पूछता हूं इंटरव्यू में कि सोलर पावर प्लांट का डेफिनेशन क्या होता है, तो वो उसका वर्किंग बताने लगते हैं कि सूरज की रोशनी हमारे सोलर पैनल में गिरता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, फिर उसका इन्वर्टर से कन्वर्ट करके एसी करते हैं। नहीं, ये नहीं बताना है। राइट। वी आर लुकिंग फॉर डेफिनेशन, नॉट वर्किंग। राइट। सो व्हाट इज द सोलर पावर प्लांट? इसका जो डेफिनेशन आएगा, द सिस्टमैटिक arrangement of all components to achieve a desired goal that is power by help of solar irradiance as its input। ठीक है। This process or this system is known as solar power plant। तो ये एक कॉन्क्रीट डेफिनेशन होता है किसी भी पावर प्लांट का, नॉट सोलर पावर प्लांट का। आप हाइड्रो पावर प्लांट का भी डेफिनेशन इसी तरह दे सकते हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पावर एंड व्हाट इज द प्लांट। राइट। तो ये आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। होप ये क्लियर है। जिनको भी कोई भी डाउट लगे बेहिचक उस समय पूछ लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, उसी टाइम पे आप पूछ लिया करो। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, मैं आगे के पॉइंट में बढ़ूंगा अभी। या स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो बता दीजिएगा। हो गया सर। ग्रेट, ऑलराइट। होप सो ये क्लियर है। ये डेफिनेशन, ये पॉइंट जो मैंने डिस्क्राइब किया आप लोगों को, ये क्लियर होगा। राइट। कल को आपसे कोई पूछे कि पावर प्लांट का डेफिनेशन क्या है, तो इस वजह से आप दे सकते हैं। ठीक है। प्लांट को दूसरे सिनोनिम्स में इसको सिस्टम भी बोला जाता है, सिस्टम। ऑलराइट। तो अब देखो, अब पावर है, पावर प्लांट है, तो दो ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसके बिना वी आर नॉट एबल टू थिंक ऑन एनी पावर प्लांट। देयर आर टू पैरामीटर which is mandatory into any power plant। राइट। दो पैरामीटर्स होते हैं जो, जिसके बिना मतलब कोई भी पावर प्लांट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली सोलर पावर प्लांट, इधर इट इज हाइड्रो, न्यूक्लियर और थर्मल, इसके बिना हम लोग सोच नहीं सकते।
और वो दो पैरामीटर्स क्या है आपका? पावर एंड सेकेंड वन इज एनर्जी. पावर एंड एनर्जी. Without knowing power and energy of any company or any house, we cannot able to design any power plant. तो जब भी मुझे कोई भी डिजाइनिंग करना हो, चाहे वो सोलर की हो, किसी भी पावर प्लांट की हो, आई एम टॉकिंग राइट नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द सोलर पावर प्लांट की अगर डिजाइनिंग करना है तो ये दो पैरामीटर आपको जानना पड़ेगा, राइट? अब ये जो दो पैरामीटर है आपका, ये दो पैरामीटर होते क्या हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते. तो पहले मैं डिस्कस करता हूं पावर को लेके. कोई आइडिया आप लोगों को पावर किसे कहते हैं? ओके, देखो अब पावर है और एनर्जी है, राइट? तो अगर मैं पावर के बारे में एक एग्जांपल देता हूं और प्रैक्टिकल बात करता हूं. सपोज मेरे पास 50 किलो की राइस पैकेट है, राइट? 50 किलो की राइस पैकेट है. तो आप क्या करते हैं, आप दुकान में 50 किलो का राइस पैकेट खरीदे और आपको अपने घर लाना है, और आपका जो घर है वो करीबन आपको पहुंचने में 5 मिनट लगेंगे. क्लियर? 5 मिनट लगेंगे. तो सिचुएशन को समझना जो मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूं. आपने दुकान से खरीदना है और अपने हाथों में लाना है, और आपके 5 मिनट में आप आपके घर है, आपको पहुंचाना है. तो जो यहां पे पावर का जो काम कर रहा है, राइट? आपने 50 किलो बोरी को उठाया, दैट इज योर पावर, कि उठा लिया है. अब 50 किलो की जो बोरी है उसे आप कितना टाइम तक उठा के रखे, मतलब उठाया आपने, उठा के आप सीधा ले गए अपने घर तक, मतलब 5 मिनट, राइट? तो जब आप उसे उठाए और जब टाइम का बाउंडेशन आने लगा, टाइम का इन्वॉल्वमेंट आने लगा, उठाया, ठीक है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, क्लियर? तो आपने अपना एनर्जी लूज करना स्टार्ट किया उस टाइम पे. तो पावर और एनर्जी में बस टाइम का फर्क होता है. पावर किसे कहते हैं? कि द एबिलिटी टू डू वर्क. आप किसी भी काम को अगर आपका सक्षम 40 किलो है तो आप 40 किलो उठा रहे हो किसी चीज को, तो पावर हो गया. 40 किलो आप कितना टाइम तक उठा रहे हो आप, वो आपका एनर्जी हो गया. मैं अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूं, अभी मैं अप्लायंस में भी आऊंगा, अप्लायंस में भी एग्जांपल दूंगा, तब और क्लियर समझ में आएगा. तो अगर मैं यहां से फॉर्मूला एक ड्राइव करता हूं, एनर्जी इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम इन आवर, या इन आवर दे दो. अभी आवर को हटाओ, बाद में आवर लाएंगे. तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है कि आपने कितने पावर का या कितना एबिलिटी का आपने बोरा उठाया और कितने टाइम के लिए उठाया, वो आपका एनर्जी हो गया. ठीक है? तो पावर को अगर आप डिफाइन करना है, इट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम. ठीक है? ये किताबी लैंग्वेज है, लेकिन अगर मैं समझने वाली लैंग्वेज में बात करूं, द एबिलिटी टू डू वर्क, ये समझने वाली लैंग्वेज में हो गया कि आप किसी भी चीज को कितना एबिलिटी से काम कर रहे हो.
अगर मैं एनर्जी की बात करता हूं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, दैट इज योर एनर्जी। मीन्स वो पावर आप कितने टाइम तक आपका ऑपरेशन मोड में है, काउंट डाउन चल रहा है। आपने जैसे, मेरे पास ये बोतल है, मैंने इसको जैसे उठाया इस तरह करके, ठीक है, तो इसका सपोज है कि 1 किलो इसका वेट है, सपोज, तो 1 किलो इसका वेट है, तो मैंने पावर तो मेरा 1 किलो हो गया, लेकिन अब इस बोतल को मैं कितना टाइम तक इसको लिफ्ट कर सकता हूँ, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, उससे मेरा समझ में आ रहा है मेरा एनर्जी लूज हो रहा है, तो वो एनर्जी में फिर काउंट होने लगता है कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई टाइम। क्लियर? तो ये प्रैक्टिकल अभी एग्जांपल दिया हुआ हूं। अब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का एग्जांपल मैं दूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को और क्लियर समझ में आए। इसको आप नोट कर लो पहले। डन? हो गया सर, हो गया। ऑलराइट, तो एक मैं टेबल बना रहा हूं, उस टेबल को समझना पहले। अब सपोज आपके घर में एलईडी बल्ब है, राइट, सीलिंग फैन है, ठीक, लैपटॉप है, एलईडी टीवी है, ठीक है। अब जो भी ये अप्लायंसेस है, इसका अपना एक कैपेसिटी होगा, राइट। अब बल्ब खरीदने जाते हो मार्केट में, ऑब्वियस सी बात है, आप क्या बोलते होगे, मुझे 7 वाट का बल्ब चाहिए, 10 वाट का बल्ब चाहिए, 20 वाट का बल्ब चाहिए, 60 वाट का बल्ब चाहिए, ये बोलते हो, राइट। तो जो बल्ब होता है, इस 7 वाट क्या है, ये इसका पावर है। इसकी जो इल्यूमिनेट होगी, जो लाइटिंग देगा, वो 7 वाट के बेसिस पे देगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। और उससे ज्यादा गया तो फिर वो फ्यूज हो जाएगा। बात को समझना। तो अगर मैं बोलता हूं कि ये 7 वाट है, सीलिंग फैन मैं लेके चलता हूं कि 80 वाट का आता है, लैपटॉप मैं 16 वाट का लेके चल रहा हूं, एलईडी टीवी 150 वाट का लेके चल रहा हूं। तो ये जो वाट है, ये इसका पावर है। तो पावर, एक चीज समझ में आ गया कि जो पावर होता है अप्लायंसेस में, वो ऑलवेज वॉट में आता है, ठीक है। अभी मैं लिखवाऊंगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ऑपरेटिंग आवर। आपने उस बल्ब को एक दिन में कितने घंटे के लिए चलाना है आपको। मैं आपसे अगर पूछूं, आपका एक सीएफएल बल्ब है या एलईडी बल्ब है, एक दिन में कितने घंटे चलेगा, तो कोई बोलेगा 12 घंटे, तो मैं लिख देता 12 आवर, ठीक है। फिर आता है सीलिंग फैन, ये भी मैं बोल देता हूं 6 आवर चलना एक दिन में। लैपटॉप 4 घंटे चलना एक दिन में। एलईडी टीवी चलो 2 घंटे चलना एक दिन। अब यहां से मुझे क्या निकल आया, मुझे वोल्टेज आ गया पावर का, अप्लायंसेस का वोल्टेज आ गया, और वो अप्लायंसेस एक दिन में कितने घंटे के लिए चल रहे हैं वो आ गया मेरे पास, राइट। अब मैंने जो एनर्जी था, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये टाइम मतलब ऑपरेटिंग टाइम, ठीक है। पावर हमेशा आएगा आपके वॉट में, याद रखना, और जो टाइम होगा वो ऑलवेज आएगा आपका आवर्स में। तो एनर्जी का जो यूनिट होगा वो वॉट आवर हो जाएगा।
एनर्जी का यूनिट। क्लियर? अगर मैं इसको एनर्जी निकालूं कितना हो जाएगा 84 वॉट आवर। ये कितना हो जाएगा 480 वॉट आवर। ये कितना हो जाएगा 64 वॉट आवर। और ये मतलब आपने एक दिन में, अगर मैं बोलता हूं आपको एक दिन में कितना यूनिट का, एक दिन में कितने एनर्जी आपने यूज किया, राइट? आपने एक दिन में कितना एनर्जी यूज किया, तो इसका समेशन अगर मैं करता हूं तो ये समहाउ ये निकलेगा आपका 300 प्लस 64 प्लस 480 प्लस 84, 928 यूनिट्स। ठीक है, मैं इसको लेके चलता हूं, चलो मेरा 1000 यूनिट्स आ गया, नॉट यूनिट्स, 1000 वॉट आवर आ गया। तो मैं इसको रफली लेके चल रहा हूं फॉर सिंप्लीफाई या सिंप्लिसिटी के लिए वॉट आवर। ठीक है, मतलब मेरा जो एक दिन का जो खर्च है 1000 वॉट आवर का है। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया 1000 वॉट आवर, तो 1000 वॉट आवर का मतलब हो गया 1 किलो वॉट आवर। ठीक है, 1 किलो का मतलब 1000 होता है, तो 1 किलो वॉट आवर। और 1 किलो वॉट आवर का मतलब हो गया 1 यूनिट। अपने इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल देते होगे आप यूनिट के बेसिस पे देते हो, ऑलवेज यूनिट के बेसिस पे देते हो। कितना यूनिट का आया 5 यूनिट, 10 यूनिट, 500 यूनिट, 600 यूनिट, इतना का पर यूनिट का कॉस्ट कितना है 6 रुपया 65 पैसा, पर यूनिट का कॉस्ट कितना है 7 रुपए। ठीक है, तो ये जो यूनिट होता है, ये यूनिट बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का ही यूनिट्स होता है, राइट? तो एक यूनिट का मतलब होता है आपका, एक यूनिट का मतलब होता है 1000 वॉट आवर और 1 किलो वॉट, ये होता है। तो 1 यूनिट का मतलब आपने 1000 वॉट आवर का एनर्जी कंज्यूम किया, राइट? पावर तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि बिना पावर के आप एनर्जी को नहीं डिजाइन कर सकते हो, एनर्जी को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो विदाउट पावर एनर्जी इज नथिंग। तो एनर्जी निकालने के लिए आपको पावर चाहिए ही चाहिए, राइट? तो जो यूनिट्स होते हैं ना आपके, अब जैसे मैं बोलता हूं वेट, ठीक है, वेट का यूनिट क्या होता है, तो कोई बोलता है केजी होता है, कोई ग्राम होता है। लिक्विड को कोई लीटर बोलता है, कोई मिलीलीटर में चला जाता है, राइट? उसी तरह जो लेंथ होता है उसका कोई मीटर किलोमीटर में होता है, ये यूनिट्स होता है। उसी तरह जो इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट्स होता है ये 1000 वॉट आवर होता है, या फिर 1 यूनिट इसको बोलते हैं, या 1 किलो वॉट आवर, ये इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट होता है। तो आपको जब भी डील करना है डिजाइनिंग ऑफ द सोलर पावर प्लांट, आपको हमेशा एनर्जी में डील करना है। एनर्जी के बेसिस पे आप डिजाइन कर सकते हो किसी भी पावर प्लांट का, आप कभी भी पावर के बेसिस पे डिजाइन नहीं कर सकते। ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, कि पावर के बेसिस पे अगर आप डिजाइन करने जाओगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि कितना पावर कितना कैपेसिटी का सोलर सिस्टम लगेगा। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनर्जी। उसी के बेसिस पे मैं ऑलवेज डिजाइन करता हूं, और कोई भी डिजाइनर आज के डेट में डिजाइन करता है कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगेगा उसके घर पे या उसके फैक्ट्री पे। ठीक है, तो जो एनर्जी होता है मींस वो यूनिट्स, राइट? तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट्स, और इसको बोलते हैं 1000 वॉट आवर। हम लोग एक न्यूमेरिकल्स भी अभी देखेंगे, आपको और क्लियर समझ में आएगा, राइट? तो इसको तुरंत फटाफट आप लोग नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग एक न्यूमेरिकल्स करते हैं। कोई डाउट यहां तक? होप मैं क्लियर हूं सबको। नो सर। ग्रेट। कोई डाउट होगा विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ लेना, इरेज करता हूं मैं। ओके सर, एक डाउट था इसके अंदर।
हाँ हाँ प्लीज जैसे बताओ। जैसे हम अपने घर में मतलब ये तो जैसे अपना लैपटॉप हो गया, एलईडी हो गया, सीलिंग फैन हो गया। जैसे हम एसी का कैलकुलेट करते हैं, तो एसी के अंदर क्या होता है कि अपना 1 टन होता है, 1.5 टन होता है, 2 टन होता है। तो उसकी जो पावर है वो कितनी रहती है 1 1.5 टन या 2 टन के अंदर, कैसे को मेजर करते हैं हम? आपकी आवाज ऐसे कट रही है, अच्छा क्वेश्चन है। अब जैसे एसी है, ठीक है, 1 टन बोलते हैं या 1.5 टन बोलते हैं, राइट। अगर आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में क्या जाओगे, हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। और जो एसी होता है ना, एसी जो 1 टन होता है, 1 टन का मतलब हो गया ये 3500 वाट, और 1.5 टन का मतलब हो गया ये 5200 वाट समथिंग, ये होता है। तो अगर मैं जो पावर होता है, जब इनिशियल लेवल की बात आते हैं, जब एसी ऑन होता है, राइट, तो जब एसी ऑन होता है तो ये इतना पावर कंज्यूम करता है सबसे पहले। इसको ऑन होने के लिए इतना पावर चाहिए। अगर इसको इतना पावर नहीं मिलेगा तो ये क्या होगा, ये बंद हो जाएगा, ट्रिप करने लगेगा एसी। तो जैसे ये स्टार्टिंग पावर इतना इसको मिल गया, फिर ये धीरे धीरे विथ इन 30 सेकेंड या फिर 1 मिनट में ये सेटल डाउन हो जाता है। और फिर जितना टन का है, सपोज 1 टन का है, ठीक है, तो मान लो 1 टन का है तो 1000 वाट लेने लगता है ये पावर। 1.5 टन का है तो 1500 वाट पावर लेने लगता है। 2 टन का है तो 2000 वाट पावर लेने लगता है ये। तो जो एसी है, टन और वॉट, राइट, टन को अगर मैं वॉट में कन्वर्ट करता हूं तो 1 टन में 3500 वाट होते हैं और 1.5 टन में 5200 करीबन वाट होते हैं। क्लियर? ओके सर, ओके। तो इसका क्या होता है, स्टार्टिंग में जितना पावर ये कंज्यूम करेगा, लेकिन बाद में ये सेटल डाउन हो जाते हैं, फिर ये पावर अपने आप को लो करने लगता है। स्टार्टिंग जो पावर होता है इतना ही वो कंज्यूम करेगा स्टार्टिंग में। इसलिए जब हम लोग बैटरी वाला सोलर सिस्टम लगाते हैं और जब एसी चलाने की बात होती है ना, तो फिर हम लोग का डिजाइनर भी बोलता है यार आपका कॉस्टिंग ज्यादा होगा, क्योंकि बैटरी ज्यादा लगेंगे, क्योंकि आपका इनिशियल जो स्टार्टिंग पावर होगा वो टन के बेसिस पे नहीं होगा, वो वॉट के बेसिस पे लेगा वो, उसके बाद वो टन के बेसिस पे आ जाएगा आपको। अगर मान लो 1.5 टन है, इट मींस वो सबसे पहले 5200 वाट का कंज्यूमशन करेगा स्टार्ट होने के लिए। उसके बाद जब वो स्टार्ट हो जाएगा फिर 1.5 मतलब 150 वाट का हिसाब से वो काम करेगा अपना। क्लियर? ओके सर। और जैसे अपना जो एनर्जी मीटर है, जैसे हम ये कह रहे हैं कि एसी लगता है अपना भाई 1.5 टन का या 2 टन का। जैसे हमने एसी लगवा रखा भाई, हमने 2 टन का लगवा लिया, तो जैसे उसका स्टार्टिंग है भाई पीक पॉइंट पे आके मतलब वो अपना 5200 वाट के करीबन करीबन मतलब कंजप्शन कर रहा है स्टार्टिंग के अंदर। तो जो अपना एनर्जी मीटर है, तो उस किस बेसिस पे लगेगा कि अपना ये 2 किलोवाट का लगा है, 3 किलोवाट का लगा है, 4 किलोवाट का लगा है, जैसे ये एनर्जी मीटर लगता है, तो वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड होके लगते हैं अपने पास में वो? मैं तो ऑडियो हूं ना सबको, कि मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है। सर आप तो सही क्लियर आ रही है सर, मेरी आ रही है आपके पास में आवाज़? हाँ आप बताओ, आप क्लियर आ रही है। हाँ। तो हाँ सर क्या जो बोल रहे अपन थे? ये कह रहे थे सर, जो अपना एनर्जी मीटर जैसे हमने अपने घर में एसी लगवा ली, तो वो 1.5 टन की है अप्रोक्स। ये मान लो कि अपना 5200 वाट कंजप्शन है स्टार्टिंग टाइम में। उसके बाद तो अपना वो क्या है कि 1.5 किलोवाट मतलब अप्रोक्स 1500 वाट है जो उसका कंजप्शन रहेगा। जो एनर्जी मीटर है हमने लगवा रखा वो नहीं। अपना ये क्या नाम है मतलब 1 किलोवाट का एनर्जी मीटर की होती है कि भाई 1 किलोवाट है या 2 किलोवाट है, 3 किलोवाट के लोड के हिसाब से अपना एनर्जी मीटर सेटअप होता है। या जैसे 5 किलोवाट से ऊपर जाने के बाद 3 फेज आ जाता है। लेकिन हम कैसे क्या करते हैं कि हम स्टार्टिंग में हम्म अपना 1 किलोवाट या 2 किलोवाट का रहता है एनर्जी मीटर रहता है। तो वो कैसे किसके बेस हम्म पे वो अपना एनर्जी मीटर लगता है? वो पावर के बेस पे लगते हैं, एनर्जी के बेस पे करंट के लगते हैं? बेस पे, करंट के बेस पे लगता है एनर्जी मीटर। जब भी लगता है करंट के बेस पे लगता है। एनर्जी मीटर की जो बात कर रहा हूं मैं अभी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, मैं पावर प्लांट की और सिस्टम डिजाइन की बात नहीं कर रहा हूँ। जो एनर्जी मीटर आता है वो हमेशा देखना रेटिंग होता है 30 एम्पियर, 50 एम्पियर, इस तरह रेटिंग आता है उसका। ओके सर। सिंगल फेज 230 वोल्ट, 30 एम्पियर या 40 एम्पियर, हमेशा एनर्जी मीटर करंट के बेसिस पे आता है।
ओके सर, मतलब ये नहीं है कि हमने जैसे एक टाइम पे कंजप्शन है ज़्यादा कर लिया हमने, एक हमारा जैसे अपना लोड तो मतलब जो एनर्जी मीटर है वो अपना एक या मतलब एम्पेयर के हिसाब से 20 एम्पेयर का, 10 एम्पेयर का या 15 एम्पेयर का, लेकिन एक टाइम पे हमने क्या कर लिया, उसका कंजप्शन ज़्यादा कर लिया। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि हमारे ऊपर उस चीज़ की हम्म। पेनल्टी लगेगी, या मतलब ऐसे ही चलता रहेगा कि मतलब अपना 2 किलोवाट का मीटर तो वो तो नहीं, चलता पेनल्टी रहेगा। लगेगी। देखो, नहीं, अगर आपका 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम है, ठीक है, हाँ जी। सोलर बोल रहा हूँ, 5 किलोवाट का सपोज मीटर है, हाँ जी। और आपका सैंक्शन लोड 5 किलोवाट का है सपोज, हाँ जी। हाँ जी। मैं लेके चल रहा हूँ, जो आपने लोड सैंक्शन करवाया है वो 5 किलोवाट का लगाया है, और आपका जो एमडीआई है, मैक्सिमम डिमांड है, वो 7 किलोवाट आ जाती है, हाँ जी। तो 2 किलोवाट का आपको पेनल्टी लगेगा। ओके। पेनल्टी का चार्ज हर स्टेट में अलग अलग होता है। पेनल्टी ओके का सर। चार्ज हर एक स्टेट में अलग अलग होता है। नहीं, ऐसे रहते हैं कि जैसे सर अपना जो रूरल एरिया है उसके अंदर क्या होता है कि मतलब स्टार्ट मतलब हमारे पास में ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जो हैवी होती है, लेकिन कुछ टाइम के लिए चलती है, कोई 15 20 या 25 मिनट टाइम, 25 मिनट के लिए। तो उस टाइम पे अपना कंजप्शन ज़्यादा हम्म, चला जाता है कि अपना 8 किलोवाट है, 7 किलोवाट है, उसके साथ में 2 3 इक्विपमेंट है, जैसे अपनी इलेक्ट्रिकल की है, हैवी चीज़ है, तो उस टाइम पे हैवी चला जाता हम्म, है। तो उसी की वजह से जो अपना मतलब बिलिंग आती है सब हम्म, स्टेशन की तरफ से, तो वो हाई चली जाती है। तो उसका मतलब रीज़न क्या है सर? राइट। यही रीज़न है कि मतलब हम एकदम से कंजप्शन ज़्यादा करते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी का एक साथ ही। वैसे तो नॉर्मल चल रहा है, 200 वाट तीन नहीं, सौ वाट देखो, कंजप्शन चल रहा है, लेकिन एक टाइम क्या होता है कि इवनिंग के टाइम में हमने अपने सारे इक्विपमेंट है वो चला दिए, तो उस टाइम पे लोड चला गया मतलब हम्म, अपना 7 8 किलोवाट, तो ज़्यादा टाइम नहीं चलता, ठीक मतलब है। मैक्सिमम 1 आवर के लिए चल दिया। तो उस टाइम पे अपना क्या है कि बिल ज़्यादा आता है हम्म, उस टाइम पे। तो उसका सर रीज़न यही है कि हम हमारे पास में जो कनेक्टेड मीटर है उसका सेंक्शन लोड कम है, और उसके ऊपर हमने हम्म, जो लोड दे रखा है, मैक्सिमम डिमांड हो रही है अपनी उस टाइम पे, ज्यादा दे वो रखा अपने ज़्यादा जा रही है। है। यस, एग्री, ट्रू, यही है रीजन। ओके सर। मैक्सिमम आप जब भी सैंक्शन लोड करवाते हो, ये तो कंपनियों में जो फैक्ट्री होती है ना, वहां पे ज्यादा इसकी प्रॉब्लम है। कमर्शियल रेजिडेंशियल फिर भी कम पेनल्टी लगता है। हाँ आप जी। अगर 200 किलोवाट का सिस्टम का अगर सैंक्शन करवाए लोड, अगर आपका 250 चल रहा है तो पेनल्टी लगेगा तुरंत, उसी टाइम, ओके सर। चाहे ओके वो सर। 1 सेकंड के चल रहा हो, या 1 मिनट के लिए चल रहा हो, या घंटे के लिए चल रहा हो, जो मैक्सिमम डिमांड चला गया आपका, ठीक है, ओके सर। उसके बेसिस पे वो लगेगा। कितना किलोवाट का गया है? सात, अगर 10 किलो 200 किलोवाट का सिस्टम आपका सैंक्शन है, अब 300 किलो चला गया है, हम्म। राइट, तो 100 किलोवाट का पेनल्टी आपको लगेगा। ओके सर। तो पेनल्टी फंसने के लिए सैंक्शन लोड को एंगेज करो तो आप हमेशा, ओके। राइट। ठीक है ओके तो सर। ये यूनिट और क्लियर, और कुछ, कोई डाउट? सर ये नहीं ये सर। पता कैसे चलेगा कि ये जो लोड है भाई, ये पता कैसे चलेगा कि लोड फालतू चला है? फालतू चला है? हाँ मतलब कैसे पता चलेगा कि ओवरलोड हुआ है, ज्यादा लोड चलाया है इन्होंने, कैसे पता वो चलेगा? ऐसे मालूम नहीं चलेगा आपको, वो लास्ट में बिल में पता चलेगा आपको। बिलिंग में भी नहीं आना चाहिए ना, कैसे आएगा? नहीं, देखो, वो ना, वो आपको या समझना पड़ेगा। तो जिस पॉइंट पे चल रहा है उसी समय पे अगर कोई आकर के नोटिस करता है तभी पता चल सकता, नहीं तो फिर तो पता नहीं चलेगा, अदरवाइज कैसे पता चलेगा? नहीं, अब मान लीजिए मैंने 5 5 किलोवाट का सैंक्शन लोड लिया है सपोज, जी। राइट, और मैं कोई ऐसा मशीन लिया अपने घर में जिसका लोड ही होगा 200 किलोवाट या 150 किलोवाट, तो मुझे तो पता चल रहा है ना कि इसका लोड तो ज्यादा है, अगर मैं चलाऊंगा तो पेनल्टी आएगा। ये तो अपने पे है। 5 किलोवाट और दो सौ ये किलोवाट तो में ऐसे, बहुत बहुत फर्क है, मैं ये बात नहीं कह रहा, 5 किलोवाट का लोड मैं है। 20 किलोवाट का ले आता हूँ, मैं 20 किलो ले लेता हूँ। 5 और 7 की बात कर रहा हूँ मैं, 5 किलोवाट का लोड है और 7 किलोवाट कहीं 1 घंटे के लिए बीच में चलाना पड़ता है, तो पता थोड़ी चलना चाहिए, ये कैसे पता चलेगा? ये तो कैलकुलेट हो ही नहीं सकता। ये देखिए, ये इसको इसको मालूम करने के लिए कोई ऐसे है नहीं कि मालूम कर सकते, या फिर आप कंपनियों में क्या होता है कि आवरली बेसिस पे रिकॉर्डिंग होता है ना, कि पर आवर आपका कितना पिक लोड गया है, पर आवर, उसके जी। बेसिस पे रिकॉर्ड होता है कंपनी पे। जी। रेसिडेंशियल में मालूम बिल्कुल नहीं चलेगा, जब आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा तब मालूम चलेगा, ऐसे मालूम नहीं इलेक्ट्रिसिटी बिल चलेगा। में भी जब आएगा ना, जब हम चौबीसों घंटे क्या कहते हैं 7 7 मतलब किलो का लोड चला रहे हैं और सैंक्शन लोड 5 किलो है, जब हम हर वक्त ही 7 चला रहे हैं तब पता चलेगा।
अदरवाइज अगर दिन में 1 घंटा चलाते हैं तो वो कभी भी कैलकुलेट हो ही नहीं सकता। हो पाएगा नहीं सर नहीं आप? नहीं 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 नहीं, वो कैलकुलेट नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल आप जब देखेंगे ना, जी। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में एक होता है आपका सैंक्शन लोड, अब देखना इलेक्ट्रिसिटी बिल, और एक होता है आपका एमडीआई, जी। मैक्सिमम डिमांड इंडेक्स बोलते हैं इसको। जी। ये सर आपको दिखाता है कि आपका हाँ जी सर, गौतम सर ये कह रहा हूँ, आप एक बार मतलब बिल को स्क्रीन के ऊपर रखो, जो उसके अंदर जो भी पैरामीटर लिखे होते हैं ये मैं जैसे। करूंगा अभी अभी ये अभी राइट टाइम नहीं है, मैं आपको दिखा सकता हूँ इसको। ओके वो सर। आएगा, वो फेज आएगा, वो फेज आएगा, वो मॉडल्स भी आएंगे जब हम लोग बिल्ड पे शेयर करेंगे, ठीक है ओके ना। सर। अभी ये राइट टाइम नहीं है जहां मैं ये बिल को डिस्कस करना चाहिए, जी। ठीक है ना। ओके तो सर। बेफिक्र रहिए, जो आपके मन में क्वेश्चन कंसर्न है बिल को लेके, वो हम लोग भी करेंगे, लेकिन अभी ये राइट टाइम नहीं है। लेकिन आप इतना समझ लीजिए, जो मैक्सिमम डिमांड होता है वो आपका यही होता है कि आपका जो पीक लोड है एक दिन में वो कितना चला है। 5 किलोवाट का सैंक्शन लोड है, और 30 दिन में एट द एंड ऑफ द मंथ अगर मुझे लगा कि वो 5 किलोवाट कोई ऐसा फेज एक आया है जो 7 किलोवाट या 8 किलोवाट चल गया है आपका, हाँ जी। तो एमडीआई वहां तुरंत दिखा देगा 8 किलोवाट, 8 किलोवाट वो दिखा देगा, और 3 किलोवाट का पेनल्टी के साथ आपको भेजेगा बिल उसी टाइम पे। तो मेरा सर, यह है, हाँ सर जी, मेरा 2 किलोवाट का, जहां मैं रहता हूँ 2 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है, एनर्जी मीटर। हम्म। और मैं यहाँ पे था नहीं, तो किसी ने बदमाशी करके वो मोटर चला दिया, उससे मोटर ऑन कर दिया है, करीबन वो 4 या 5 एचपी का मोटर था। जी, जी। जब एमडीआई मैंने देखा तो 5 किलोवाट दिखा रहा था। मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता था वो 200-250 आता था। उस दिन उस मंथ में मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल 2500 आया है। तो क्या ये मीटर के अंदर कोई ऐसा वो होता है कि भाई किसी भी समय पर जो मैक्सिमम तो मैक्सिमम लोड ये कितना चला रहे हैं वो या तो रिकॉर्ड करता है वहाँ पे, तो मीटर के अंदर रिकॉर्डिंग होती है ये चीज की, तभी वो वहाँ पे नहीं, तभी वो पकड़ते वो हैं। नॉर्मल मीटर में रिकॉर्ड नहीं होता है, हो पाता है, लेकिन यस होता है। वो आप नहीं निकाल पाएंगे। जो एनर्जी मीटर के लेके आते हैं, कुछ एक सिस्टम होता है, वो निकाल के रखेंगे आप, हाँ तो वहीं वो से ही आपके पास ऑथोराइजेशन होता है। अदरवाइज तो कोई तरीका है नहीं इसको पकड़ने का, हाँ बिल्कुल। उसी से ही पकड़ते होंगे ना सर, और कोई तरीका नहीं नहीं है। पड़ेगा, फिर आपको सैंक्शन लोड को इंक्रीज करना पड़ेगा। कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ही नहीं पकड़ा जा सकता, ये वहां से तो देखिए सर, आप कह रहे हो। ये ये ना, ये पर आवर के बेसिस पे होता है, पर आवर पिक में, 1 घंटे में आपने क्या चलाया है और उस समय कितना पिक लोड गया हुआ है। तो जो बड़े बड़े कंपनियां होती है तो रिकॉर्डर होती है, वहां पे पूरा रिकॉर्डिंग चलता है उनका ना, पूरा स्काडा में आता है रिकॉर्डिंग करके कि 11:12 में इतना लोड चला है, 11:15 में इतना लोड चला है, ऐसा करके पूरा रिकॉर्ड आता है। मान के दे तो लैपटॉप वो पूरा हो गया। आवरली बेसिस पे रिकॉर्ड रहता है कि अच्छा मेरा पीक लोड इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, चलो आज देख लेते हैं, फिर देखते हैं अगले महीने में कितना पीक लोड जाएगा, अच्छा इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो मतलब ये इंस्टेंट वाला चीज है। तो अभी मुझे सैंक्शन लोड पे काम करने की जरूरत नहीं है। जब उनको लगेगा कि आवरली बेसिस पे मेरा हमेशा पीक लोड इंक्रीज हो रहा है, सैंक्शन लोड से ज्यादा हो रहा है, तब वो सैंक्शन लोड को इंक्रीज करेगा। क्लियर है? ये डाटा फिर ये इनके पास इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के पास कैसे पहुंचता है? क्या इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के पास जो बिलिंग कंपनी है इलेक्ट्रिसिटी, उसके पास पहुंचता कैसे है ये डाटा, कहाँ से लेके जाते हैं? वो आपका आज के डेट में स्मार्ट मीटर आ गया है, तो हाँ, जो कंपनियां, स्मार्ट मीटर आ गया है, हाँ, तो कंपनी के जो बंदे होते हैं वो आके यहाँ पे चेक भी करते हैं, वो आके आपको बिल भी थमा जाते हैं, और कुछ सर्वर से कनेक्ट भी रहता है ये चीजें कंपनी के पास। बेसिकली ओके, आपके आपके जो मीटर है उसमें एक बार कोड होगा, हमेशा देखना आप कभी ओके। मीटर पे, उसके बेसिस पे एनालाइज होता है आपका। तो जो भी रीडिंग आ रहा होगा उनको पास मालूम होता होगा उसके नहीं मेरा इस पे और गौतम जी, हाँ जी सर, प्लीज। हाँ मेरा एक मीटर है 0.5 हाँ। किलोवाट सैंक्शन लोड है, बहुत पुराना मीटर है। अच्छा, और मैंने वो इलेक्ट्रिशियन को एमएससीबी का जो है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसको पूछा था इसके बारे में, इज इट मेक एनी डिफरेंस
if the sanction load is lesser than the consumption. Then he told me, no, it doesn't make any difference. आप जितना consume कर रहे हैं उतना आपको bill आएगा for residential purpose. That's what he had explained me. But I really don't know, is it right or no? आप एक बार यूज करके देखना कभी, और बिल देखना उसके बाद। नहीं, बिल तो है, कंटिन्यूअसली बिल आ रहा है, वो मीटर पे ज्यादा मैक्सिमम डिमांड कितना आ रहा है उसका? 0.5 kilowatt is only sanction load, and normally units consumed is around 150 per month. यूनिट से मतलब नहीं है, एमडीआई यूनिट से मतलब नहीं होता, वो होता है आपके कितना मैक्सिमम लोड गया हुआ है आपका, उस पे मतलब होता है बेसिकली। लेकिन तो अगर 500 किलोवाट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे वो इतना डिटेल्स आता नहीं ना, कितना नहीं आता है उसमें, इलेक्ट्रिसिटी बिल में इतना डिटेल आता नहीं है, और ये चीज आप में ऑथोराइज भी नहीं होंगे आप देखने के लिए, ये सब वही देख पाएंगे जहाँ पे बैठे हुए हैं, डिस्कॉम वाले या जेई जूनियर इंजीनियर, वही देख पाएंगे बेसिकली। हमारे पास वो अथॉरिटी नहीं। So you mean to say the sanction load plays important role in MDI? Yes. Okay. If sanction load is lesser than your MDI, you will face penalty. But then that will not show in the electricity bill. No. Okay. No. So that is the MACB's calculation. I mean to say DISCOM's calculation. They do the calculation and they charge. Yes. That is on the basis of DISCOM calculation. But you definitely know from their website what is the penalty cost on the basis of if you just exceed your MDI from the sanction load. Okay. ये आप चेक कर सकते हैं कि कितना कॉस्ट होता है, जैसे पर यूनिट आपका 6 रुपया 7 रुपए है सपोज, तो जो पेनल्टी आता है वो मतलब समहाउ जितने किलोवाट आपने ज्यादा किया, राइट, तो वो करीबन 1200 या 1300 या किसी स्टेट में पता नहीं वो 500-600 भी होते हैं पर किलोवाट, जो आपका पेनल्टी होता है। Because in electricity bill, I have seen that they have shown only the fixed charges and the variable charges. That also according to your slab. If you are using 0 to 100, that will be maybe rupees 3.5 per unit, and if you cross 100 units per month, then maybe rupees 7 per unit. ये it totally depends upon your discom, और discom अब हमारे यहाँ पे टाइम ऑफ डे होता है TOD। तो if you are using from 11 AM to 12 AM, your electricity tariff will be something different। अगर आप 12 बजे से 3 बजे के बीच में यूज कर रहे हो तो उसका इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ कुछ और होगा, वो TOD पे आता है, TOD टाइम ऑफ डे। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर डिस्कॉम, राइट, उसका क्या स्टेट डिस्कॉम पॉलिसी क्या है, उसके बेसिस पे। एनी हाउ इस पे और हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, अभी हम इस मॉड्यूल पे ही रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, अदरवाइज चीजें है। तो एक सबसे पहले अगर मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल है, ऑलराइट, तो मैं एक एग्जांपल से शुरुआत करता हूँ। अभी जो मैंने यूनिट्स का काम बताया था कि सपोज इफ अ हाउस, आप लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करना, इफ अ हाउस इज यूजिंग 2 bulb, 3 fan, 1 laptop with suppose 20 watt, 80 watt and 18 watt respectively, watt power respectively, find bill of your electricity at end of month 30 day if rate of tariff is 8 rupees। क्वेश्चन क्लियर है?
if the rate of tariff is 8 rupees. rupees 8 per watt or Only the unit? rate of tariff 8 rupees. Okay. I think it is clear. फटाफट इसको जरा सॉल्व करने का कोशिश कीजिए आप लोग. And how many hours? 2 bulbs, 20 watt for how many hours? Yes, that's what I want to hear from you, all of you. इसमें hours tabs है. तो जो hours है for bulb is 12 hour, fan is 6 hour, and laptop is 8 hour. There are 2 bulbs, right? Because I'm not able Yes. to see your board. I don't know what has happened. So sorry, Not able to see the why? image of the writing board. I don't know what has happened. बराबर बोर्ड सबको विजिबल है, क्लियर हो रहा है? No, I am not able to see the board. No, I'm just want to know from other member. Yeah, on clear. I think there might be some network issue. I think so. Because is it visible now? Yes. 480 No, for me it's not visible. आप ना एक बार रिकनेक्ट हो जाइए सुहास जी प्लीज. इट माइट बी सम नेटवर्क कंसर्न. अब रिकनेक्ट हो जाइए. 480. Yes. Please try to solve. आजाद जी. सर 495.36 Okay. Anyone? और किसी का आया कुछ? All right. That is energy. Okay. So 80. All right. Hmm. $2064, right? So that is the watt hour. Means total energy consumed by appliances, right? 2064 watt hour. If I just convert it into units, तो units में कितना आ जाएगा? 2.064 units. Clear? तो in 30 day total unit का कंजम्पशन कितना होगा? 30 into 2.064. It is like
61.92 units, right? And your cost of tariff is 8 rupees, right? आपने 8 रुपए के हिसाब से पर यूनिट का खर्चा है, तो टोटल कितना खर्चा हो जाएगा? 61.92 मल्टीप्लाई बाई 8, that is 495.36, राइट? गुड, सही आंसर है, राइट? तो इस वे से ये बेसिकली आपको यूज कब होगा? जब हम लोग बैटरी वाला सिस्टम हम लोग डिजाइन कर रहे होंगे, ऑफ ग्रिड सिस्टम उसको बोलते हैं। तो ये पूरा सिस्टम उस टाइम पे यूज होना है आपको, राइट? दीपक सर, और क्लियर है? जी सर। ये आंसर समझ में आ गया ना, कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाँ जी सर, आ गया। ग्रेट। तो हम लोग सुभाष सर आता है? तो अब हम लोग कुछ बेसिक यूनिट्स के बारे में गो थ्रू करते हैं। होप सो ये आंसर सबका आ गया होगा, राइट? मैं इसे इरेज कर रहा हूं। ओके, ठीक है। अब जैसे कुछ यूनिट्स और होते हैं, एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट? तो किलोवाट आवर आपका एक यूनिट्स हो गया, बट एनर्जी का सिर्फ यही यूनिट्स नहीं होते हैं, राइट? एनर्जी के यूनिट्स आपके कैलोरीज भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होते हैं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स भी होता है, अर्ग भी होता है, ठीक है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो किलोवाट आवर है, और TOE इसको बोलते हैं टन ऑफ इक्विवेलेंट, ये भी होते हैं, राइट? इसको भी बोला जाता है टन ऑफ इक्विवेलेंट। तो बेसिकली जो एनर्जी है वो उसके यूनिट्स और उसके एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि वो कहां पे यूज हो रहा है वो एनर्जी। सपोज मैं बोलता ईवी, ठीक है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको बोला जाता है ईवी पे, राइट? अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? सपोज एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, राइट? अब इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो का मतलब क्या होता है कि इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो करंट जब फ्लो होता है उसका मतलब होता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? या फ्लो ऑफ चार्जेज, ये बोलते हैं ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फ्लो ऑफ चार्जेस। जब फ्लो होता है इट मींस इलेक्ट्रॉन अपना एक पोजीशन को छोड़ के दूसरा पोजीशन पे जाता है, क्लियर? तभी फ्लो होगा। अगर वो एक ही पोजीशन पे होगा तो फ्लो होगा ही नहीं, तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो करंट को फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना जरूरी है, और जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है इट मींस इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन को छोड़ के दूसरे पोजीशन पे जाता है। अब अपने पोजीशन को छोड़ के दूसरे पोजीशन पे कोई आदमी जा नहीं सकता। न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है यही बोलता है आपका कि अ बॉडी विल ऑलवेज रिमेन इन कांस्टेंट अनलेस एंड अनटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन इट। तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगा नहीं तब तक ये रेस्ट में ही रहेगा। अगर इसको फ्लो करना है मतलब इसको कोई ना कोई फोर्स चाहिए, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये एक पोजीशन पे छोड़ के दूसरा पोजीशन पे जा रहा है मतलब कुछ एनर्जी इसको लग रहा है ताकि एक पोजीशन छोड़ के दूसरे पोजीशन में जाए, राइट? तो जो एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बोलते हैं उसको। वो एनर्जी को जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है ताकि वो अपने पोजीशन को छोड़ के दूसरे पोजीशन में जाए ताकि वो फ्लो कर सके,
और इसके सहारे वो करंट फ्लो हो सके, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। तो एनर्जी के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, डिपेंड्स करता है कि उसके एप्लीकेशन पे डिपेंड्स करता है, राइट। कि अब जैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स बोला तो किलोवाट आवर हो गया। अब फूड है, वो भी तो एक एनर्जी देता है ना हमारे बॉडी में, तो वो कैलोरीज होता है, जो बर्न होता है उसको कैलोरीज बोलते हैं, वो भी एक एनर्जी है, राइट। और उसके बाद आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है जो आपको समझना है यहाँ पे, एक तो हो गया आपका एक्साजूल और एक हो गया आपका यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो मैंने पढ़ लिया, अब दूसरा होता है एक्साजूल, है ना, ईजे बोला जाता है इसको। उससे पहले कुछ यूनिट्स होते हैं, वो आप नोट कर लो अपने कॉपी में, कन्वर्जन के लिए काम आता है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1000 watt hour और 1 यूनिट्स। 1 kilowatt hour equal to 3.6 into 10 to the power 6 जूल। ये भी एक फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला है, ये नोट कर लो आप कहीं भी। 2 चीजें आती है। अब जैसे मैं बोलता हूं 1 टन ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है, इसका मतलब होता है 42 गीगा जूल। तो 1 टन ऑफ इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि जब 1000 केजी हम ऑयल को, ठीक है, 1000 केजी जब ऑयल को हम हीट करते हैं, ठीक है, एक सर्टेन टेम्परेचर में, तो वो हीट करने पे हमारा जो एनर्जी रिलीज होता है, वो एनर्जी कितना रिलीज होता है, दैट इज नोन एज टन ऑफ इक्विवेलेंट। ये कहीं सोलर पावर प्लांट में पूछा नहीं जाएगा, राइट। ये बस आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं आपको कि जैसे यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी का होता है, उसी तरह बहुत सारे यूनिट्स एनर्जी के ही होते हैं, एनर्जी के ही स्वरूप होते हैं, ठीक है। एनर्जी के ही एनर्जी को ही बोला जाता है यहाँ पे यूनिट्स या किलोवाट आवर, एनर्जी ही होता है ये टन ऑफ इक्विवेलेंट, जूल, ठीक है, एक्सा जूल, ईजे जिसको बोला जाता है, ईवी, ये सारे एनर्जी के स्वरूप है, ठीक है। ठीक है, भगवान के नाम अलग अलग है लेकिन परमात्मा एक है, इसका मतलब ये है सिंपल। और एनर्जी को हम आत्मा से भी रिलेट कर सकते हैं अगर भगवत गीता में जाए तो। ओके, तो अब मैं यहां बात कर रहा हूं टन ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू 42 गीगा जूल। अब मैं इसको चाहता हूं कि यूनिट्स में कन्वर्ट करूं, है ना, थोड़ा मैथमेटिकल्स करना पड़ेगा हमें, ताकि क्लाइंट के सामने जब हम बैठे तो हमारे माइंड थोड़ा शार्प हो, उनको तुरंत कैलकुलेट करके बताना है हमें। तो अगर मैं इसको यूनिट्स में कन्वर्ट करोगे, कितना एक टन ऑफ इक्विवेलेंट में कितने यूनिट्स होते हैं, राइट। तो उस बेसिस पे अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो 1 टन ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू 42 गीगा का मतलब होता है 10 to the power 9 जूल। क्लियर? इसको थोड़ा और इसको स्प्लिट कर देते हैं, 42 इंटू 10 to the power 9 इंटू 1 जूल, ठीक है। और अगर मैं इसको यहां से इस फॉर्मूला से अगर मैं निकालता हूं 1 जूल इक्वल टू 1 किलोवाट आवर डिवाइडेड बाय 3.6 इंटू 10 to the power 6, या फिर इसको बोल सकते हैं 1 अपॉन 3.6 इंटू 10 to the power 6 यूनिट्स। मतलब 1 जूल में इतना यूनिट्स होता है आपका, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली पुट कर देता हूं 1 अपॉन 3.6 इंटू 10 to the power 6 यूनिट्स। अब इसको जब मैं सॉर्ट आउट करता हूं 42 अपॉन 3.6 इंटू 10 to power 9 माइनस 6, सारा मैथमेटिक्स है।
42 डिवाइड 3.6 यानी 11.66 इंटू 10⁻³ यूनिट्स। इसको और सॉर्ट आउट करता हूं, 11660 यूनिट्स, मतलब एक टन ऑफ इक्विवेलेंट में मेरा इतना यूनिट्स का जनरेशन देगा, अगर मैं यूनिट्स के बेसिस पे अगर इसको तोड़ू तो। इसी तरह अगर मैं इसे अगर मैं इसको 1 एक्सा जूल का मतलब होता है 10⁻18 जूल, तो अब इसको कन्वर्ट कर पाओगे यूनिट्स में? यूनिट्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? इसको मैं सॉल्व कर देता हूं, फिर आपको कुछ असाइनमेंट दे दूंगा। 1 एक्साजूल इक्वल टू 10⁻18 इंटू 1 जूल। इसको मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूं। वन एक्साजूल इंटू 10⁻18 इंटू 1 जूल, राइट? 10⁻18 इंटू 1/3.6 इंटू 10⁻6 यूनिट्स। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 10⁻12 बाई 3.6 यूनिट्स। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 110 इंटू 3.6 10⁻11 यूनिट्स। और इसको मैं सॉर्ट आउट करता हूं, 2.77 इंटू 10⁻11 यूनिट्स। ये या फिर इसको थोड़ा अच्छा दिखने के लिए 2.77 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻2 डिवाइड बाई 10⁻2 कर देता हूं मैं इसको। तो ये कम से कम ये हो जाता है आपका 277 इंटू 10⁻9 यूनिट्स, यानी गीगा यूनिट्स। मतलब एक एक्सा जूल का मतलब होता है 277 गीगा यूनिट्स। अब मैं एक्सा जूल क्यों बता रहा हूं, ये काफी मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है? ये कैलकुलेशन है, तो इसको नोट डाउन कर लो आप। होप ये क्लियर हो रहा होगा आप सभी को। ये एक कन्वर्जन है कि किसी भी यूनिट्स को अगर वो जूल में है, उसे आप यूनिट्स जो किलोवाट आवर है, इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स है, उसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये वो पॉइंट है। ये हो गया क्या? हो गया सर। ग्रेट। तो एक्सा जूल बेसिकली हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि जब भी हम किसी भी कंट्री का एनर्जी की रिक्वायरमेंट आती है कि आज इस कंट्री ने कितना एनर्जी का कंजप्शन किया, आज पूरे वर्ल्ड ने कितना एनर्जी का कंजप्शन किया, ठीक है? तो वो एनर्जी बेसिकली एक्सा जूल में मेंशन किया जाता है, ना कि वॉट आवर में किया जाता है या यूनिट्स में किया जाता है। अगर यूनिट्स में करने जाएंगे तो काफी बड़ा फिगर दिखेगा मुझे, तो उसे छोटा फिगर बनाने के लिए हम एक्सा जूल में कन्वर्ट करते हैं सब कुछ। इसलिए हम लोग एक्सा जूल पढ़ रहे हैं आज के डेट में। अगर मैं बोलूंगा 500 एक्सा जूल, तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि कितना यूनिट्स हुआ, मतलब इसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे मुझे, राइट? तो इसमें क्या मैंने देखा कि एक एक्सा जूल में 277 गीगा यूनिट्स इसको बोला जाता है, गीगा यूनिट्स होते हैं, ठीक है? और 1 टन ऑफ इक्विवेलेंट में 11600 समथिंग था क्या यूनिट्स था, ये था, राइट?
तो बेसिकली दो तीन चीजें अभी और आपको समझ में आएगा। हमारे पास क्या क्या है पीपीटी में। सबसे पहले हमारे पास कैलोरी है, एक कैलोरी में इतना जूल होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होता है, एक बीटीयू में 1055 जूल होता है, 1 अर्ग 10⁻⁷ जूल होता है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रिसिटी में 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है, 1 टन ऑफ इक्विवेलेंट में 42 गीगा जूल होता है, और एक्साजूल में 10⁻18 जूल होता है। क्लियर। अब मैं इसको जरा अरेंज करता हूं कि सबसे बड़ा कौन सा यूनिट्स है पूरा एनर्जी सेगमेंट में, और सबसे छोटा यूनिट्स कौन है। तो यहां से एक नया चीज आपको मालूम चलेगा कि पूरे एनर्जी का जितने भी हमारे पास यूनिट्स है, वो यूनिट्स में विच वन इज द बिगेस्ट यूनिट एंड विच वन इज द लीस्ट यूनिट एंड स्मॉलेस्ट यूनिट, यू कैन सी। ठीक है। तो सबसे पहले देखो आप एक्साजूल 10⁻18, तो सबसे पहले एक्साजूल आता है, ये सबसे ग्रेटर है। उसके बाद किलोवाट आवर, उसके बाद नहीं किलोवाट आवर नहीं आएगा, टन ऑफ इक्विवेलेंट, फिर किलोवाट आवर, उसके बाद बीटीयू ब्रिटिश थर्मल यूनिट, उसके बाद कैलोरी, कैलोरी के बाद अर्ग, अर्ग के बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो इस सीरीज से यू आर गेटिंग कि आपका सबसे बिगेस्ट यूनिट एनर्जी सेगमेंट में कौन सा है और सबसे लेस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है। बिगेस्ट यूनिट इज ऑलवेज एक्साजूल इज द बिगेस्ट यूनिट, clear, and EV is the smallest unit in energy segment. ये ठीक है। क्लियर यहां तक। और ज्यादा नहीं, एक और टॉपिक अभी हम लोग वो 5-10 मिनट का होगा, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। कोई दिक्कत? स्टार्ट कर सकते हैं क्या? एक छोटा सा टॉपिक है बस। यस सर, कर लीजिए। कर सकते हैं ना? यस छोटा सा। तो अब एनर्जी, हम लोग बार बार एनर्जी 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 क्यों पढ़ रहे हैं? क्लियर। सरकार इतना एनर्जी को महत्व क्यों दे रही है? एनर्जी से सरकार को क्या मतलब है, या पूरे एक कंट्री में एनर्जी का क्या रोल होता है, उसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं अभी, है ना। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एनर्जी इन एनी कंट्री, जो टॉपिक है। ये थोड़ा सा ओवरव्यू है ये मॉड्यूल, उसके बाद हम लोग आगे आएंगे। व्हाट इज द significance of energy in any country। ठीक है। अब देखो, ऐसा लॉजिकली प्रूवन है कि जिस कंट्री का पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन सबसे ज्यादा होता है ना, वो कंट्री जो डेवलपिंग कंट्री है या डेवलप्ड कंट्री है, उस फेज में आ जाता है। मतलब एक कंट्री डेवलप्ड कंट्री माना जाता है, वैसा कंट्री को डेवलप्ड कंट्री ज्यादा माना जाता है जहां पे जो पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन, पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन is high, is supposed to be developed country। ठीक है। पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन का मतलब ये होता है
कि पूरे कंट्री में एक आदमी, एक पर्सन पूरे साल में एवरेज कितना एनर्जी को कंज्यूम करता है। इसको बोलते हैं पर कैपिटा। पर कैपिटा इनकम भी आप लोगों ने सुना होगा कि पूरे साल में एक आदमी एवरेज कितना कमाता है, 800 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए कितना कमाता है, उसको पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन का मतलब होता है कि पूरे साल में एक आदमी ऑन एन एवरेज कितना एनर्जी का कंज्यूम करता है। तो पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन अगर ज्यादा है किसी कंट्री का, इट मींस वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, अगर मान लो पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन एक जगह पे 800 यूनिट है, अगर एक जगह 2000 यूनिट है और एक जगह 5000 है, राइट। तो यहां से मुझे ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये आपका डेवलप्ड कंट्री है, ये डेवलपिंग कंट्री है और ये अभी नीचे है। मुझे ये समझ में आना चाहिए यहां से। ठीक है, अब ये लिंक क्यों, ऐसा क्यों कहा गया कि वो कंट्री ज्यादा डेवलप्ड कंट्री होगा पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन से। तो इसको थोड़ा सा ना हम लोग इकोनॉमिक्स के टर्म्स से भी समझते हैं कि सपोज आपका किसी भी कंट्री का एनर्जी कंजप्शन, ठीक है, वो हाई है, एनर्जी कंजप्शन हाई हो रहा है। जब एनर्जी का कंजप्शन हाई हो रहा है, इट मींस वहां पे क्या पॉसिबिलिटी होगा कि उसका जो एक तरीके से बोल सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर जो कंपनीज है वो ज्यादा होंगे। मैन्युफैक्चर कंपनी ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का खपत हो रहा है। जब मैन्युफैक्चरर ज्यादा है मतलब एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो रहा है वहां पे, राइट। एम्प्लॉयमेंट अगर ज्यादा हो रहा है वहां पे, इट मीन सरकार को रेवेन्यू ज्यादा जा रहा है। सरकार को रेवेन्यू जा रहा है मतलब जीडीपी ग्रोथ ज्यादा है उस कंट्री में। तो इनडायरेक्टली जो एनर्जी है वो आपके इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है, आपके कंट्री के इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है। जिस कंट्री का एनर्जी कंजप्शन ज्यादा हो रहा है मींस वहां पे वो कंट्री के पास पैसा ज्यादा है, रेवेन्यू ज्यादा है, जीडीपी ज्यादा है। सो अब लिख सकते हैं एनर्जी इज indirectly linked with इकोनॉमिक या फिर जीडीपी। इकोनॉमिक बोलना सही नहीं रहेगा, इसका कुछ और मतलब होता है, जीडीपी ऑफ एनी कंट्री और रेवेन्यू ऑफ एनी कंट्री। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा, एक फिगर दिखाऊंगा, एक नंबर दिखाऊंगा आप लोगों को और समझ में आ जाएगा चीजें। तो जीडीपी आपका जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है दैट इज डायरेक्टली लिंक टू योर एनर्जी कंजप्शन। जितना ज्यादा एक कंट्री में एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है, इट मींस वहां पे पावर प्लांट भी ज्यादा लगे होंगे। अब एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि वो वेस्ट हो रहा है। कंज्यूम का मतलब ये हो रहा है कि आपके पास मशीनरी ज्यादा होंगे, मैन्युफैक्चरर का हब ज्यादा होगा, प्लांट्स ज्यादा लगे होंगे आपके पास। क्लियर? आपके जो लाइफ है, जो आपके घर में एसी लगा होगा, लग्जरी आइटम्स लगे होंगे आपके, ठीक है। तो ये आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी डिफाइन करता है। एनर्जी कंजप्शन ज्यादा है, आप क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा अच्छी तरह से जी रहे हैं, मतलब आपका जो ग्रोथ है इकोनॉमिक का ज्यादा अच्छा हो रहा है। तो एनर्जी कंजप्शन ज्यादा है, पावर प्लांट ज्यादा है, पावर प्लांट ज्यादा हो रहा है मतलब आपका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप ज्यादा है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग का हब ज्यादा है मतलब क्वालिटी ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा अच्छा है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा अच्छा है तो डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स आप बोल लो ज्यादा मिल रहा है सरकार को, रेवेन्यू सरकार के पास ज्यादा जा रहा है। जब रेवेन्यू ज्यादा जा रहा है तो जीडीपी ऑटोमेटिक ज्यादा होगा।
क्लियर? कोई डाउट इसमें? नो सर। तो समहाउ जो एनर्जी होता है वो आपके जीडीपी से लिंक होता है, इसीलिए सरकार ज्यादा फोकस करती है कि एनर्जी एनर्जी एनर्जी। ठीक है, अगर एनर्जी आज के डेट में जो एनर्जी है, अगर वो एनर्जी नहीं है, नहीं होता, तो आपको क्या लगता है कि जो इकोनॉमिक है, जीडीपी, वो कभी बढ़ सकता है? तभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो इंडिया है, हमारा खुद का प्रोडक्शन कितना है और हम लोग इंपोर्ट कितना करते हैं एनर्जी मार्केट से। ठीक है, तो दैट इज द वेरी क्रूशियल पॉइंट, इसको आप नोट करो। मैं थोड़ा कुछ फिगर दिखाता हूं ताकि आपको समझ में और आएगा। डन? हो गया? हो गया सर। तो जो मैं दिखाना चाह रहा था आपको, ये देखो, मैंने यहाँ पे नोट भी किया हुआ है। कंट्रीज हैविंग हायर पर कैपिटा एनुअल एनर्जी कंजप्शन हैविंग हाई लिटरेसी रेट एंड डेवलप्ड कंट्रीज। लिटरेसी रेट से मतलब यहाँ पे सिर्फ लिटरेसी रेट नहीं, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो क्वालिटी ऑफ लिविंग है, वो ज्यादा अच्छा है। अब जैसे एक मेरे पास डेटा है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी। इंडिया का अभी ये काफी पुराना डेटा है, करीबन 4-5 साल पहले का है। तो जो पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन है 850 वॉट यूनिट्स पर ईयर का था। चाइना का 4900 यूनिट्स पर ईयर है, और यूएसए का 5500 यूनिट 5500 यूनिट्स पर ईयर है यूएसए ना। आप डिसाइड करके बताओ खुद से कि इंडिया में, चाइना में और यूएसए में डेवलप्ड कंट्री कौन सा है और डेवलपिंग कंट्री कौन सा है? यूएसए डेवलप में आता है या डेवलपिंग में आता है? क्या लगता है आपको? यूएसए ऑलवेज कम्स इन डेवलप्ड नेशन, राइट? उसका और वहां पे जो क्वालिटी ऑफ लिविंग है काफी स्टैंडर्ड है, अच्छा है, हाई लिटरेसी रेट भी है वहां पे, और वो डेवलप्ड कंट्रीज में है, बिकॉज somehow it is indirectly linked with the energy consumption per capita energy consumption. तो जो एनर्जी होता है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, अब इनडायरेक्टली होता है बेसिकली लिंक टू योर क्वालिटी ऑफ लिविंग और योर जीडीपी एज वेल, राइट? इसीलिए सरकार हर कंट्री का ये जोर देती है कि एनर्जी को कैसे और इंक्रीज किया जा सके, और इसीलिए सोलर पावर प्लांट का एक मेजर रोल होता है, ताकि अगर सोलर पावर प्लांट आ जाए हमारे पास तो सन तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट? तो उसके बाद हम लोग ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं, No, फैक्ट्री भी लगा सकते हैं। I have one question here. Yeah. Does weather yes. also plays a role in per capita annual energy consumption? For Which example, one? weather conditions of the countries, or maybe the particular continent. Like for example, in Europe there is a lot of cold. In that case they use a lot of AC in hot conditions. Where on the other hand, in Southeast Asia, because of the hot weather conditions, they use all the time ACs. Even in Chennai also they use a lot of ACs. Does Right. this factor plays important role in per capita consumption, and how it is going to affect your GDP? Yes. Basically, look, AC production, अब आपने यूरोप का एग्जांपल दिया कि वहां पे एसी ज्यादा चल रहे हैं, राइट? तो एसी का प्रोडक्शन एक वर्टिकल्स हो गया, बट एक वर्टिकल्स हो गए, राइट? तो एसी जो हमारा यूज हो रहा है, नो डाउट वो एसी का कंजप्शन हमारा कहीं समहाउ इलेक्ट्रिसिटी से ही लिंक है, राइट? अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है तब जाके आप एसी यूज कर पा रहे हैं,
और इनडायरेक्टली यू कैन से कि एसी आपके पास ज्यादा है तब जाके आप यूज कर पा रहे हैं एनर्जी को, लेकिन एसी इज कंसिडर्ड वन वर्टिकल्स। अगर इसके अलावा, एसी के अलावा बहुत चीजें होती है, जैसे रूम हीटर भी आप लगा लो, लग्जरी आइटम्स लगा लो आप, और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो ऑन द बेसिस एसी इज नॉट होल एंड सोल कंसिडरेशन फॉर योर स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर लिविंग। प्लीज एक्सक्यूज 30 सेकेंड, प्लीज एक्सक्यूज अस। Okay. Sorry. So AC is considered one consideration, not whole and soul. But yes, if your units, number of AC units is increasing, it means your population is being also increased, right? अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, उसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास एनर्जी नहीं है, तो समहाउ इट विल लीड्स योर ड्रास्टिकली नेगेटिव। हम लोग पॉपुलेशन पे कंट्रोल क्यों करने चाह रहे हैं आज के डेट में? बहुत सारे रीजन है, उसमें से एनर्जी का भी एक रीजन होता है। So Population- that means extreme weather conditions also plays important role in Somehow. in Somehow. GDPs. Okay. Somehow Okay. in GDP. Okay. Okay. Yes. If suppose अब आप किसी एक लोकेशन पे रह रहे हैं, राइट? अब उस लोकेशन पे काफी गर्मी है। अब गर्मी ज्यादा होने के कारण लोग वहां पे एसी यूज कर रहे हैं, तो एसी की जो प्रोडक्शन है वो वहां पे ज्यादा हो रही है उस एरिया में, राइट? अब एसी की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, इट मींस एक तो क्लियर हो गया, एसी आप यूज कर रहे हैं तो समहाउ आपका एनर्जी भी अवेलेबल ज्यादा हो रहा है मार्केट में। Correct. एनर्जी भी Got ज्यादा it. यूज Got it. Because in seasonal, certain products are sold in seasons. Seasonal business. For example, AC, the fans, and other things are sold more in summer. Because of the and they are sold like anything. So yes, got it. Yes. Yeah. Yes. Clear? So, but it also leads to your negative way. How? Suppose आपका पॉपुलेशन ज्यादा, आपके डिमांड ज्यादा है एनर्जी की, लेकिन आप उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपके जीडीपी को भी नेगेटिव वे में ले जाएगा somehow. Okay. So you need to be create a very well balance between your demand and your supply, and this will only achieve by the help of पॉपुलेशन तो काफी इंक्रीज हो ही रहा है, पॉपुलेशन कंट्रोल से, क्योंकि अभी हम लोग डिमांड और सप्लाई में काफी गैप है हमारा। डिमांड सप्लाई में काफी गैप है। अगर डिमांड सप्लाई में गैप नहीं होता तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का रेट कम होता। ये आप आगे और समझेंगे अच्छी तरह से, बट नाउ फॉर दिस स्लाइड इट इज कंसिडर्ड दैट योर एनर्जी, what we are always looking and asking energy is indirectly linked your GDP of any country because of their direct relation or indirect relation, you can say. Here, if I am talking about energy, it's not only electricity energy, it include all types of energy: heat energy, electrical energy, chemical energy, nuclear energy. Total energy I am talking about, not only electrical energy. राइट? तो समहाउ हीट एनर्जी भी है इसमें, इलेक्ट्रिकल भी है, केमिकल भी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, तो सारी एनर्जी की बात हो रही है। तो जिस कंट्री का पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा है, इट मींस दैट कंट्री आर सपोज्ड टू बी डेवलप्ड कंट्री, और में जो क्वालिटी ऑफ लिविंग है, स्टैंडर्ड है, वो काफी अच्छा है, राइट? सो नेक्स्ट मॉड्यूल में और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द वर्ल्ड। इसके बारे में पूरे वर्ल्ड में एनर्जी की क्या रिक्वायरमेंट है, कुछ असाइनमेंट है, आप लोग प्लीज नोट कर लो।
So you need to convert all these units into unit segment. Unit means kilowatt hour, right? And that is one. TWH means tera, watt hour. Now you have to find what is the meaning of tera. Like I told, one exa means 10 to the power 18 joule, right? So you need to find by the help of the internet or anything, any other option, what is the meaning and what is the value of tera. Please write down and ग्रुप में आप लोग आंसर शेयर करना प्लीज. Noted? Done na? Okay. So that is all for first class. I think that is enough. आज के लिए okay है. You always try to submit your assignment into group, है ना? Never escape from the assignment. Assignment ही आप लोगों को और knowledge देगा, है ना? ये जो कैलकुलेशन अभी मैं बता रहा हूँ, ये कैलकुलेशन somehow जब आप एंड में कोर्स के एंड में पहुंच जाओगे, जब आपसे क्लाइंट पूछेगा कि सर मेरा कॉस्टिंग 5 करोड़ रुपए है, तो मुझे 500 किलोवाट का सिस्टम लगाना है, मुझे प्लीज बता दो कि मुझे कितने साल में ये पेबैक मिल जाएगा, मुझे प्लीज मुझे ये बता दो कितना का मुझे टोटल बेनिफिट होगा. यू नीड टू आंसर विद इन 15 सेकंड टू 30 सेकंड, राइट? यू नीड टू मेक योर ब्रेन शार्प by practicing more and more calculative calculation, right? तो आपको ये कैलकुलेशन आना चाहिए. इससे क्या होगा? ब्रेन शार्प होगा. इसका कहीं रोल यूज नहीं है, बट हाँ somehow you will be aware कि एनर्जी के बहुत सारे टर्म्स होते हैं. उस टर्म को भी मैं यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, उसको भी मैं यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ. सो डेट इज फॉर द एनर्जी. इसमें अभी एक मॉड्यूल, एक क्लास और लगेंगे टू फिनिश दिस मॉड्यूल, राइट? तो होप सो आज का क्लास क्लियर था और समझ में भी आया होगा आप लोगों को. इज इट दीप्ति? यस सर. Okay, got it. राइट? तो आज का क्लास ओके था? आई मीन क्लियर तो हो रहा है ना? Yes. ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज क्लियर नहीं हो रहा होगा, राइट? ओके. If you have any doubt and any query after this class also, you can just put your queries into group, right? ग्रुप में आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा. तुरंत नहीं मिलेगा, 1 घंटे के बाद मिल जाएगा, लेकिन मिल जाएगा. कोई भी कंसर्न या क्वेरी जो ग्रुप में है, आप अपना क्वेश्चन डाल दिया करो ना. आप वेट मत किया करो कि क्लास होगा उसके बाद हम क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर अपने ज्यादा क्वेश्चन है तो नोट करके रख लो अपने कॉपी में, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे 1-1 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में. तो आपका नेक्स्ट क्लास अब डे आफ्टर टुमारो, थर्सडे को होगा. क्लियर? ओके सर. ओके Okay. Thank you. ओके, देन सी यू
Thank you. Thank Bye. you so much. Bye and good night. Take care. Good night. Bye. Okay, sir.